हेलो गाइस, तो मेरा नाम है उदय और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी का मैथ्स का टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल ऑपरेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट और कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड कर्व फिटिंग। हम इसके साथ साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और गॉस एलिमिनेशन के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और कर्व फिटिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रवि क्लासेस प्लस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें, जैसे चैप्टर का नाम ही है वेक्टर, तो वेक्टर के बारे में हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। वेक्टर क्या होता है, आप 10+2 में भी पढ़ के आए होंगे। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम उसे बोलते हैं जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर है। सपोज एक लाइन है हमारी, ये हमारी कोई लाइन है जिसमें इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट है और उसका कुछ लेंथ है। तो इस ये जो लाइन है, ये जो एरो है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर है। अच्छा, अब वेक्टर को हम कई डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज मेरा ये कोई वन डायमेंशन का वेक्टर है, सपोज एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए आई। तो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्केलर को और ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर है और इसमें एक ही एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे क्या है वह, ये वन डायमेंशन वेक्टर है। और इसको हम वन डायमेंशन के साथ साथ इसको हम वन टपल्स भी बोलते हैं। सेकंड आता है, अगर हमारे पास टू डायमेंशन का अगर वेक्टर दिया हो तो उसको हम क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टपल हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं टपल्स को। कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी जानते होंगे टपल्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, एक ए है और एक बी है। अब यहाँ पे आई और जे हैं, जो ये आई और जे ये मेरे क्या है, एक वेक्टर है और ये ए और बी मेरा क्या है, एक स्केलर है। तो ये क्या हो गया, टू टपल्स हो गए। अब मैं थ्री टपल्स की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वेरिएबल आ जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे ए बी और सी ये मेरे क्या है, एक स्केलर है और आई जे और के मेरे ये क्या है, एक वेक्टर है। इसको हम अगर टपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा कौन सा टपल आ जाएगा, थ्री टपल आ जाएगा, क्योंकि इसमें थ्री एलिमेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, आर का मॉडुलस ले लेते थे और उसमें हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो भी होता था इसमें एलिमेंट डाल करके, और हम क्या निकाल देते थे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते थे ये आर वेक्टर से। तो उसी तरीके से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। सपोज मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट है, मेरा पॉइंट वी है जिसके पोजीशन कौन कौन से हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी कॉमा सी ये ओरिजिन से इस पॉइंट को मैंने टच किया है और ये मेरा क्या है, वेक्टर बन रहा है। अब ये ओरिजिन जो है इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 0,0,0, क्योंकि ओरिजिन पे हमेशा पॉइंट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ये मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया x1, ये मेरा पॉइंट हो गया y1 और ये मेरा पॉइंट हो गया z1। सेम ऐसे ही इसका x2, y2 और z2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अगर मुझे इसका मॉडल मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डबल मॉड से, तो हम बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकलता है। तो इसको मैंने डबल मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया, सारी वैल्यू डाल दिया, x2 की जगह a डाल दिया, x1 की जगह 0 डाल दिया और y2 की जगह b डाल दिया। ऐसे ही y1 की जगह हमने 0 डाल दिया, z2 की जगह मैंने c डाल दिया और z1 की जगह 0 डाल दिया। तो ये मुझे रिजल्ट मिला। ये मेरा क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जीरो वेक्टर किसे कहते हैं। जीरो वेक्टर नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो एन वेक्टर होंगे, जो हमारे एन वेक्टर होंगे उनकी एंट्री कितनी होगी, सारे की एंट्री क्या होगी, जीरो होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या है वो, जीरो वेक्टर है। सपोज यहाँ पे टू टपल्स का है ये एग्जांपल। इसमें क्या है, सारी एंट्रीज की कितनी है, जीरो जीरो है। यहाँ पे थ्री टपल है यानी कि 3D का है, तो ये थ्री डायमेंशन का है, तो ये इसमें तीनों के एंट्री क्या है, जीरो जीरो है। तो हम बोलेंगे थ्री वेक्टर है, ये टू वेक्टर है। ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वल। अगर हम कोई वेक्टर हमारे पास दिया है, दो अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिए हैं, ये एक वेव वेक्टर दिया और एक
ये वेक्टर दिया है, तो इनको इक्वल हम कब बोलेंगे? तो सपोज इसकी एंट्री क्या है, x की एंट्री क्या है, x1, y, x2, x3 और डैश डैश xn तक है। और ऐसे ही y की एलिमेंट कौन कौन से हैं, y1, y2, y3 और yn तक। अब मुझे निकालना है, इसको क्या बताना है, इक्वल है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँगा कि सारे एलिमेंट x के, मतलब कि x1 अगर इक्वल हुआ y1 के, तो हम बोलेंगे कि क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सारे क्या होने चाहिए, सारे एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। जैसे ये x1 इस y1 के इक्वल होना चाहिए, ये x2 इस y2 के इक्वल होना चाहिए, ये x3 ये y3 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही ये xn जो होगा वो yn के इक्वल होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि x1 इक्वल होना चाहिए y1 के, x2 इक्वल होना चाहिए y2 के, और x3 इक्वल होना चाहिए y3 के, और ऐसे ही xn इक्वल होना चाहिए yn के। तो हम बोलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, तभी हम बोलेंगे क्या है, ये इक्वल वेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। तो हम कई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेक्टर में। तो सबसे पहला ऑपरेशन आता है हमारा कौन सा, एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे, या फिर तीन वेक्टर को, या फिर n वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे। तो सपोज ये मेरे पास वेक्टर है, जैसे हमने पीछे लिया था x1, x2, x3 और अप टू xn तक। और ऐसे ही y का मैंने एलिमेंट ले लिया क्या, y1, y2, yn तक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। तो हम अगर मुझे ऐड करना है तो हम क्या लिखाएंगे, इस x को और इस y को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे ये x1 ऐड होगा किससे, y1 से, ये वाला इससे ऐड होगा। अब ये वाला x2 ये किससे ऐड होगा, इस y2 से। तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो x1 प्लस हुआ किससे, y1 से, और ऐसे ही x2 ऐड हुआ किससे, y2 से, और ऐसे ही x3 किससे ऐड हुआ, y3 से, और ऐसे ही xn किससे ऐड होगा, yn से। सिमिलरली ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस क्या कर देंगे, y1 कर देंगे, x2 माइनस y2 कर देंगे, और x3 माइनस y3 कर देंगे। नॉर्मल ये सब्ट्रैक्शन आपको पता होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर। हम कब बोलेंगे, और निगेटिव ऑफ वेक्टर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास कोई n वेक्टर दिया है, ठीक है, n वेक्टर में दिया है, और उसका हमें अगर नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो इस एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, 8, 7, -5, -6। ठीक है, हमें फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ x, यानी कि हमें नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है। तो अगर मैं इन सब में से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, इन सब में से अगर नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा क्या होगा, ये नेगेटिव वेक्टर प्रूव हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया इनमें से, तो जिसके पास भी प्लस होगा अगर वहाँ से कॉमन निकलता है तो वहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। मतलब कि जो भी साइन अंदर होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इसके साथ 8 के साथ प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 7 के साथ प्लस था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ऐसे ही 5 के साथ नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और 6 के साथ नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको याद रखनी है, आगे चल के आपको काम आएंगी। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव लॉ आपने पहले भी पढ़ रखा था कि u प्लस v, अगर मैं u प्लस v करूं और v प्लस u करूं तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं एक एग्जांपल लेकर के। और अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है, u प्लस v प्लस w ये इक्वल होगा किसके, u अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ और ये v को अंदर भेज देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ तो ये क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। अब आते हैं हमारा ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिविटी की। ठीक है, अब देखो ये क्या है, u प्लस 0, अगर मैं 0 के साथ किसी भी वेक्टर को ऐड करता हूँ तो वही सेम वेक्टर मुझे मिल जाता है। अब मैं u प्लस उसी वेक्टर को नेगेटिव से अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब अगर मुझे स्केलर अगर इसका फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बस स्केलर से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सारे एलिमेंट स्केलर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
सेम सिमिलरली ऐसे ही मेरे दो कोई वेक्टर हैं उनको ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाहर क्या है, ये सी क्या है, एक स्केलर है, ये क्या है, एक स्केलर है। अब इसको स्केलर को, अब स्केलर को मैं क्या करूँगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। सेम सिमिलरली ऐसे ही इसको भी करेंगे। ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन अगर करना है, देखो जैसे सी को अगर मैं डी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यू को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं 1 का अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिमिलरली वही आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये सारी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपने यूनिट वेक्टर को क्लास 12th में या फिर 11th में ऐसे देखा होगा, ए का एप्सन दिखाते थे और ए का वेक्टर लेते थे और ए का मैग्नीट्यूड लेते थे। बस सिमिलरली वही यहाँ पे है, और ये इक्वल होता था किसके, 1 के। हम तो हम बोलते थे यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ये होता है क्या, ए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हम कब बोलेंगे, ए कैप कब निकालते थे, जब हमारे पास क्या होता था, हम अगर उस क्वांटिटी का अगर हम वेक्टर निकाल दें और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो सपोज ये मेरा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अब मुझे इसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है, तो मैंने अभी बताया था इसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो हमारे आंसरिंग में क्या आएगा, √14। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर निकालना है तो इसके सारे एलिमेंट जो ये वेक्टर थे, ये वेक्टर होगा यहाँ पे, इसके जो वेक्टर के सारे एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कैप इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है, वेक्टर है, वेक्टर ऊपर आ जाएगा यानी कि 2 1 3, ये टपल्स की फॉर्म में आएगा, और जो हमने ये रूट निकाला था वो कितना है, √14। अच्छा अब ना आप इसके एक एक एलिमेंट के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 2, √14, ठीक है, कॉमा 1, √14, 3, √14, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे ए डॉट बी का अगर मुझे निकालना होता था रिजल्ट, तो हमारा क्या आता था, ए मॉडुलस बी मॉडुलस डॉट कॉस थीटा, और ऐसे ही अगर मुझे क्रॉस निकालना होता था तो हमारा साइन थीटा आता था, यानी कि ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा और एक एन कैप, ये मेरा यूनिट वेक्टर होता था, ठीक है। तो ये हमारा होता था क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट में कौन सा हम यूज़ करेंगे, ऊपर वाला। तो सपोज मुझे v1 और v2 एक दो वेक्टर दिए हुए हैं और इनका मुझे क्या निकालना है, डॉट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ये v1 दिया है और ये क्या दिया, v2 दिया है, इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे, v1 मॉडुलस डॉट v2 मॉडुलस, ठीक है, कॉस थीटा। अब मुझे कॉस थीटा निकालना है, अगर मुझे थीटा निकालना होगा तो क्या करूँगा, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इधर शिफ्ट कर दूंगा नीचे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, तो ये मेरे कॉस थीटा मिल गया, ठीक है। अब मुझे केवल थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये कॉस इधर आता तो हमारा क्या होता है, कॉस इन्वर्स हो जाता है। ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे ऐसे, थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे, और यहाँ से v1 डॉट v2 भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा एक दो इनइक्वालिटी आती है, एक कॉची आती है और एक आता है ट्रायंगल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक कोई एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, देखो, हाँ, अब ट्रायंगल जो होता है ना, कोची से ही मिल करके ट्रायंगल बनता है। तो अगर कोची समझ में आ गया तो ट्रायंगल भी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सपोज पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है एक्स और वाई क्या है, एक वेक्टर है जो कि क्या है, बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर से, ठीक है। अब देखो मुझे ये प्रूव करना है कि x डॉट वाई का मॉडुलस ये किसके ग्रेटर और इक्वल टू है, x मॉडुलस डॉट वाई मॉडुलस के, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो मुझे ये पता है डॉट प्रोडक्ट से, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट अभी निकाला था ना, उससे ये मुझे पता है x डॉट वाई क्या होता है,
एक्स मॉडुलस डॉट वाई मॉडुलस डॉट कॉस थीटा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कॉस थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये मैं निकाल दूंगा यहाँ से कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 और -1 के बीच में लाई करती है ना। तो अब मुझे यहाँ कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बोलेंगे क्या 1 से 1 और -1 के बीच में लाई करती है, तो हम 1 से क्या बोलेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू है, ठीक है। तो ये इस पूरे कॉस टर्म की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ये जो हमने निकाला था कॉस थीटा उस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो वही मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया है, ये मैंने कॉस थीटा की जगह ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी, एक्स डॉट वाई और ये सारा कुछ। अब ये मॉडुलस था तो इसके भी पूरे क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, है ना। और ये तो सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा 1, ठीक है। अब देखो ये मॉडुलस इसके साथ भी जाएगा और ये मॉडुलस इसके साथ भी जाएगा, तो ये मॉडुलस इसके साथ हुआ तो ये क्या होगा, एक्स डॉट वाई मॉडुलस, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, एक्स डबल मॉडुलस डॉट वाई डबल मॉडुलस, ठीक है। अब इनको क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये मेरा जो हमें निकालना था वो हमने यहाँ से निकाल दिया, एक्स डॉट वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एक्स मॉडुलस डॉट वाई मॉडुलस के, यही मुझे निकालना था और ये मैंने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में उसमें डॉट प्रूव करना था, इसमें क्या करना है, ऐड प्रूव करना है, मतलब कि इसमें प्लस आ जाएगा, डॉट की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो वही सेम लाइन लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी अ टू वेक्टर, ठीक है, जो कि हमारा रियल नंबर से लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्टेप आपको याद रखनी होगी कि x प्लस वाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसको हम दो बार इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम आ जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो इसके साथ इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैंने x के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x डॉट एक्स हो जाएगा, x के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो y डॉट एक्स हो जाएगा। अब ये y को मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स और वाई वाई, तो ये लिखा है मैंने वाई एक्स और वाई वाई, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो ये x और ये x, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, x डॉट एक्स इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, x डॉट एक्स इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर के। तो सेम मैंने वही प्रॉपर्टी यूज करके और इस x डॉट एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये y डॉट एक्स और ये x डॉट वाई सेम टर्म है बट आगे पीछे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2xy। अब सेम वही यहाँ पे जैसे x डॉट एक्स था, यहाँ पे y डॉट वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस का, ठीक है। अब हमने निकाला था 2xy यूजिंग, अगर मैं इस पे कॉची का अगर मैं इनइक्वालिटी लगाता हूँ इस पे, तो हमारा क्या आएगा, देखो कॉची हमें क्या बोलता था कि ये जो हमारा ये वेक्टर मिला है इसको हम क्या कर देंगे, मॉडुलस में ब्रेक कर देंगे। ये तो हमसे कॉची बोल रहा था कि 2x मॉडुलस और y मॉडुलस, इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 2xy को मॉडुलस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं पीछे आपको रिकॉल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको हम क्या कर सकते थे, ब्रेक कर सकते थे, है ना। तो वही हमने जैसे यहाँ पे x डॉट वाई को हम ब्रेक कर सकते थे ना, किसमें, x मॉडुलस ऑफ x डॉट मॉडुलस ऑफ y के, x प्लस वाई का होल मॉडुलस को हम ब्रेक कर सकते थे ना, x मॉडुलस डॉट वाई मॉडुलस। तो वही हमने यहाँ पे किया है ट्रायंगल में। यहाँ पे 2xy था तो इसको अगर डॉट समझो तो x और y था, इसको हमने ब्रेक कर दिया मॉडुलस में, क्या, x मॉडुलस डॉट वाई मॉडुलस, ठीक है। अब देखो और ये सारा स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे इधर क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ना, ये जो हमारा था, ये तो हमारा ऐसे चल रहा था। अब ये क्या है, ग्रेटर है और इक्वल टू है। अब ये देखो ये सारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy बन रहा है ना। ये देखो ये पूरा ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन रहा है। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल और ये मेरा हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, यही बस करना था ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, बस आपको समझना था और कॉची का इसमें यूज करना था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते आ रहे हैं। अब इससे पहले तो हमने पिछले भी क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपने पिछली क्लास में नहीं पढ़ी होगी, मतलब कि 10+2 में नहीं पढ़ी होगी। अब हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर कोई मुझे वेक्टर दिया है, ठीक है, और वो लाई कर रहा है किससे, रियल नंबर से, जो कि n नंबर तक जा रहा है, और कोई मुझे स्केलर दिया है वो भी लाई कर रहा है रियल नंबर से, और ये क्या है, स्केलर है, और ये मेरे क्या है, एक वेक्टर है। सपोज मैंने वेक्टर को x1, x2, x3 और डॉट डॉट xn तक रिप्रेजेंट किया है, और ऐसे ही a1, a2, a3 और ये से ही an तक इसको रिप्रेजेंट किया है। अब ये क्या है, स्केलर है और ये वेक्टर है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमें ये क्या बोलता है, इनका हम क्या करेंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। ठीक है, सेट बनाएंगे और इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर ऐड करेंगे। ये वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, मतलब कि a1 x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, फिर a2 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस a3 x3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऐसे ही an xn के साथ मल्टीप्लाई होगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको हम किसके फॉर्म में रखेंगे, एक सेट के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, कोई भी नाम पूछ सकता है, एस वी क्यू कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स नेम नहीं है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ये आपके यूनिट 2 में भी यूज होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn तक। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इसका क्या बनाना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कोई x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे x2 की वैल्यू दे रखी है। अब फर्स्ट पार्ट हमसे बोलता है फाइंड द सेट S ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2। हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, सेट फाइंड करना है लीनियर कॉम्बिनेशन का x1 और x2 के बीच में। और ये सेकंड पार्ट हमसे ये बोलता है कि क्या ये -1 और 4 ये लाई करते हैं S, यानी कि सेट S में क्या लाई करते हैं ये। ठीक है, ये हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया। अब देखो, अब मुझे क्या दिया है, x1 दिया है और x2 दिया है, तो सिंपली हम यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से x2 की वैल्यू डालेंगे, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने बस वही किया है। देखो यहाँ पे मैंने x1 की वैल्यू डाल दी है और यहाँ पे क्या डाल दिया, x2 की वैल्यू डाल दी है, जो कि हमें ऊपर गिवन था, ये गिवन जो था। ठीक है, बस वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो a1 a2 हमें गिवन नहीं है, तो a1 और a2 हम कुछ भी उसको टच नहीं करेंगे। अब क्या करो, इसको एक दूसरे से क्या करेंगे, अंदर भेज करके मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अगर a1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, a1 0, a1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ गया। अब ये a1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a1 ही आ जाएगा। ये हो गया मेरा एक कॉम्बिनेशन। प्लस अब देखो a2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a2, और ये a2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा, 0। ठीक है, अब देखो ये मतलब कि x वाला कोऑर्डिनेट, मतलब x वाला प्लेस x वाले के साथ क्या होगा, ऐड होगा, और y वाला प्लेस y वाले के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x2 प्लस 0 यानी कि x2 ही आएगा, x2 में कुछ अगर 0 ऐड करेंगे तो x2 ही आएगा, और ऐसे ही x1 प्लस 0 तो हम यहाँ पे x1 आएगा। तो इसका सेट क्या बन गया, a2, a1, ये मेरा सेट निकल के आ गया, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन निकल गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट हमें करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, -1 और 4 क्या लाई कर रहा है इसमें। तो अगर मैं x2 को ले लूँ -1 और x1 को ले लूँ 4, तो हम बोलेंगे हाँ ये रियल नंबर में जो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया है इसमें लाइक करेगा। ठीक है, इसमें बिलोंग करेगा। अगर मैं x2 को ले लूँ -1 और x1 को ले लूँ 4 तो ये मेरा लाइक करेगा।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 3 वेरिएबल का है, ठीक है। इसमें देखो x1 का x1 के जो एलिमेंट दिए रखे हैं वो क्या है 1,0,0, x2 के एलिमेंट दिए हैं 1,2,0 और x3 के एलिमेंट दिए हैं 0,3,0। अब इसमें पूछ रहा है LC यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, और सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा है कि 1,2,3 ये बिलोंग कर रहा है सेट S में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। अब देखो सेट बनाएंगे, हमें यहाँ पे क्या x1 की वैल्यू पुट करनी है, फिर यहाँ पे क्या करना है x2 की वैल्यू पुट करनी है। बस आपको फॉर्मूला वो याद आना चाहिए, बाकी बहुत ईजी है। वो आपको फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिखवा देता हूँ। S सेट बनाएंगे, फिर A1 x1, फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे A2 x2, और ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और AN xn तक, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला एकदम टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो A1 A2 A3 ये मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट इसमें पुट कर देंगे। अब देखो A1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर A1 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर A1 का मल्टीप्लाई 0 से। अब ऐसे ही A1 का मल्टीप्लाई A2 का मल्टीप्लाई 1 से, A2 का मल्टीप्लाई 2 से, A2 का मल्टीप्लाई 0 से, और ऐसे ही A3 का मल्टीप्लाई 0 से, A3 का मल्टीप्लाई 3 से, और A3 का मल्टीप्लाई 0 से। तो देखो क्या रिजल्ट आता है, A1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A1 आएगा 0,0, ये मेरा 1 बन गया, ठीक है। प्लस अब ये A2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा A2। अब देखो 2A2, 0, ये मेरा एक बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये देखो A3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0,3A3 और 0, तो एक ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा x का एलिमेंट x के साथ, ठीक है, ये सारे ऐड होंगे, यानी कि ये और ये और ये, यानी कि x1 x2 और 0 ऐड होंगे तो क्या आएंगे x1 प्लस x2। अब सिमिलरली ऐसे ही y के एलिमेंट, यानी कि ये 0 प्लस 2A2 प्लस 3A3, ये तीनों क्या होंगे एक दूसरे से ऐड होंगे, ठीक है। ये तीनों ऐड होंगे तो क्या आएगा 2A2 प्लस 3A3, ठीक है। अब तीसरा एलिमेंट यानी कि Z एलिमेंट, ये 0 और ये भी 0 और ये भी 0, सारे 0 हैं तो हम क्या लिख देंगे 0 ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, ये हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है। अब ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि 1,2,3, ये मुझे अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। 1,2,3 ये बिलोंग कर रहा है S में, ये जो हमने सेट बनाया क्या इसमें बिलोंग करेगा और कब करेगा ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले तो ये कॉम्बिनेशन लिखते हैं A1 प्लस A2। अब देखो A1 प्लस A2 हमें क्या पूछ रहा है 1,2,3, तो ये तो इक्वल हुआ किसके, इसके, ये 1, ये 2 इक्वल हुआ किसके, इसके, और ये 3 किसके इक्वल हुआ, ये 0 के, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे A1 प्लस A2 इक्वल टू किसके 1 के, 2A2 प्लस 3A3 इक्वल किसके 2 के, और 3 तो हमारा 0 जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड को अगर मुझे सॉल्व करना है तो दो तरीके के गॉस एलिमिनेशन होते हैं। पहला होता है एक्लन फॉर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्लन फॉर्म, और एक होता है अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल का सीधा अगर मैं मतलब समझें तो अपर ट्रायंगल के जो ये नीचे के पहले तो ये डायगोनल हो गए, ये हो गया हमारा क्या डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी नंबर हो डायगोनल एलिमेंट में, अगर कोई भी नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसके जो ये अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब है जो नीचे के जो ट्रायंगल बन रहे हैं उसमें क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है, सारे 0 होने चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सपोज यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ पे ले लिया 0 0, और यहाँ पे ले लिया 4 0 5 3। अब देखो ये जो ये डायगोनल बना है, पहले तो ये डायगोनल देखो, ये जो डायगोनल है वो एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब कि ये एलिमेंट सेम नहीं है, एक में 1 है, एक और 4 है, और एक 3 है। तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दो तरीके की मैट्रिक्स होती है, ये हमारा क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
ये ध्यान में रखना, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और बाकी ये जो नीचे इसके ट्रायंगल बन रहा है वो क्या है, ट्रायंगल क्या है, 0 है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसके डायगोनल जो हैं वो क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। और इसके जो मतलब कि अपर ट्रायंगुलर है वो भी हमारा क्या है, 0 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को, अगर मेरे डायगोनल सारे 1 हो तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्लन फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दो तरीके से हमारे मैट्रिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इक्लन फॉर्म पहला तो होता है इक्लन फॉर्म जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 होने चाहिए और इसके जो ट्रायंगुलर एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके भी अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके ट्रायंगल जो हुए हैं अपर ट्रायंगल वो हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे इसका एक क्वेश्चन। पहले तो ये देख लो कि दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हमारा नॉन होमोजेनियस, ठीक है। अब देखो, अब होमोजेनियस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और इसको बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट कब होगा ये मैट्रिक्स, देखो जब हमारा रैंक, इस मैट्रिक्स का रैंक और इसके अननोन जितने हैं वो अगर इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे क्या, यूनिक सोल्यूशन आएगा। मतलब कि मान लो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं, मान लो आ गए 3। अननोन मतलब है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो कितने हैं, 3, और इसकी रैंक भी कितनी आ रही है, 3। अगर ये दोनों रैंक भी कितनी आ रही है, अगर मान लो इसकी रैंक भी आ रही है, क्या वैसे तो इसकी रैंक 2 है लेकिन हम अभी लेके चल रहे हैं क्या है, 3 है मान लो। अब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे क्या है, ये एक यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा। अब आते हैं नॉन होमोजीनियस में। अब देखो नॉन होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि इसके रैंक जो है वो इक्वल नहीं होता है अननोन से, तो हम बोलेंगे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसमें हमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। दोनों का हम एग्जांपल करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे कोई इक्वेशन दी होगी 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 9, ये कोई इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, कुछ भी ले लेते हैं, और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसके कांस्टेंट, अगर मैं पूछूं इसके कांस्टेंट टर्म क्या है, मतलब कि इसके स्केलर टर्म क्या है, तो अगर यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे क्या है 9 तो है ही। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके हम कांस्टेंट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा आ जाएगा, 2 -1 3 और 9। इसका अगर कांस्टेंट टर्म की निकालने की बात करूँगा तो 1 1 1 और 6। इसके निकालने की बात करूँगा तो 1 -1 1 और 2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने का बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा और वो स्टेप ही आप फॉलो करिएगा एग्जाम में, और देखना उससे आंसर एकदम इजी तरीके से आ जाएगा और बहुत कम कैलकुलेशन आपको करनी होगी, ठीक है। तो अब चलो ये कांस्टेंट टर्म तो आ गया, अब इसका हम क्या बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 -1 3, ठीक है, और इसके में देखें 1 1 और 1, और इसमें क्या आएगा 1 और ये -1 और ये 1, ठीक है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, ये x और ये y और ये z, यानी कि 3 है, यानी कि x y और z। और अगर कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 9 6 और 2, यही तो है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये a है, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, x है, और इसको हम बोलते हैं ये क्या है, b है। अब देखो मुझे क्या करना होता है गॉस एलिमिनेशन में, ये जो अपर ट्रायंगुलर है इसको मुझे 0 बनाना होता है। अब इसको 0 बनाना है तो हमें स्टेप फॉलो करनी होगी।
तो इसको अगर 0 बनाना है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि अगर मुझे पूरा 0 बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, R1 की हेल्प लेनी होगी। क्या करना होगा, R1 का हेल्प लेना होगा और इन दोनों को 0 बनाना होगा, फिर इसको 0 बनाना होगा, ठीक है, यही तो होगा। इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, तो अपने आप ये तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प लेंगे R1 की। अब देखो R1 हम कोई ऐसा वैल्यू लेंगे, कोई ऐसा रो लेंगे R1 जो हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में ईजी हो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में क्या ईजी हो सकता है, 1 को ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी में और किसी से डिवाइड करते हैं तो हमें ईजी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 1, जिस भी रो में हमारा 1 है उसको हम क्या करेंगे, R1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा R1 है और ये मेरा क्या है, R2 है और ये मेरा क्या है, R3 है। और ये मेरे कॉलम होते हैं, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये मेरा क्या है, कॉलम 3, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस R1 को इस R2 से रिप्लेस करूँगा। क्यों, क्योंकि ताकि ये 1 मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिप्लेस करूँगा R1 को R2 से, ठीक है। तो R1 को R2 से रिप्लेस करूँगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 1 और 1, ये क्या होगा, 2 -1 और 3, और ये 1 -1 और, या फिर इसको नीचे ही लिख दो, 1 -1 और 1, और ये अगर 2 -1 और 3, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, ओके। अब देखो, अब तुम्हें इसकी फॉर्म में लिखना है, a b = x, इसकी फॉर्म में लिखना है। a हमारा ये है, b हमारा ये है, बीच में देखो डॉट लिखा है, और x जो होगा हमारा इक्वल टू, तो x को अभी मत लिखो, जब पूरा सॉल्व कर लेना उसके बाद लास्ट में लिखना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डॉट लगाऊंगा और ये 9 लिखूंगा, ये जो 9 था यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। नहीं, इस 1 के अलॉन्ग कौन सा एलिमेंट था, इस 1 के अलॉन्ग 6 था, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। और इस 1 -1 और 1 के अलॉन्ग z, मतलब z के अलॉन्ग क्या था, 2 था, तो 2 लिखेंगे। और इस 2 -1 यानी कि फर्स्ट रो के अलॉन्ग कौन सा था, 9 था, इसको मैं मैट्रिक्स में डाल दिया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसमें ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम लेंगे R1 की हेल्प और 0 बनाएंगे, R1 की हेल्प लेंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा, इसको 0 बनाऊंगा। तो इसको अगर मुझे 0 बनाना है, 1 और 2 को अगर मुझे 0 बनाना है, इस 1 और 2 को, तो हम क्या कर लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे। तो अगर मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस R1, मतलब कि इस R2 में हम माइनस कर दें क्या, R1, तो ये मेरा R2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही R3 पे लगाओ, अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो R3 यानी कि 2 में से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2R1 को, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा। कैसे, अभी मैं बताता हूँ, देखो रफ वर्क में। यहाँ पे R2 मेरा क्या है, R2 के एलिमेंट ये सारे क्या हैं, R2 के एलिमेंट सारे लिखो क्या है, 1 -1 1 और 2, बीच में यहाँ पे क्या रहा, साइन माइनस का, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन दे दिया, ठीक है। अब ये R1 क्या है, R1 हमारा क्या है, एक सेकेंड, R1 मेरा ये है, R1 लिख दो यहाँ पे, 1 1 1 और 6। अब इसको माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 1 -1 वॉट, -2, ये भी क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया -4, ठीक है। तो ये R2 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये सारा टर्म लिख देंगे इस R2 की जगह, मतलब कि अब इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक और मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें हम सारा कुछ लिख देंगे। अब देखो, ये फर्स्ट जो हमारा रो है वो उसको तो चेंज आएगा नहीं उसमें, तो ये तो ऐसे लिख दिया, और ये मैंने ऑपरेशन लगाया तो ये हमारा रिजल्ट आया 0 -2 0 और -4,
ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। अब R3 पे अगर मुझे ऑपरेशन लगाना है तो हम क्या करेंगे, देखो R3 पे लगाएंगे तो R3 मेरा क्या था, ये था, ये सारा ही R3 है। तो R3 के एलिमेंट लिखो 2 -1 3 और 9, माइनस 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 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे R1 का, जितने R1 के एलिमेंट है उसके सबके साथ क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करो। तो 2 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, फिर 2 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 2 आएगा, फिर 2 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 2 आएगा, और फिर इस 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। इसका आ गया 0 और इसका आ गया -3, इसका आ गया 1 और ये आ गया क्या मेरा -3। ठीक है, अब ये जो आया है मेरा क्या आया है, R3। तो R3 की जगह मैं इसको लिख दूंगा। तो R3 मेरा क्या आ गया, 0 -3 1 और -3, ये आ गया मेरा R3। ठीक है, ये सारे वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मुझे देखो ये तो 0 बन गया है ना, अब मुझे इसको 0 बनाना है, बाकी मेरा काम हो जाएगा। अब देखो इसको 0 बनाना है तो क्या, किसकी हेल्प लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब मुझे इसको 0 बनाना है, पहले वही मैट्रिक्स यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ। क्या आया था मेरा, 1 आया था, 1 आया था, 1 था, और ये 6 था, और ये आया था 0 -2 0 और -4, ये आया था 0 -3 1 और -3, ये आया था, है ना। अब देखो, अब मुझे इसको 0 बनाना है ना, ट्रायंगुलर मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना है ना, अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है नीचे के जो ट्रायंगल होते हैं उसको 0 बनाना है। तो अब मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं किसकी हेल्प लूँगा, तो स्टेप 2 में हम क्या लेंगे, R1 की हेल्प नहीं लेते हैं, R1 की हेल्प नहीं लेते हैं। ठीक है, R1 की हेल्प नहीं लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, केवल और केवल R2 की हेल्प लेते हैं। R2 की हेल्प से अब मैं इसको 0 बनाऊंगा। तो अगर मुझे R2 की हेल्प लेनी है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, R3 पे। तो R3 को हम कैसे लिखेंगे, R3 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे 2R3 - 3R2। कैसे, अगर मैं 2 का R3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ जाएगा, और 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, तो वो भी 6 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ गया 0। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। अब देखो मुझे क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है किस पे, R3 पे। तो R1 और R2 को सेम है तो वैसे लिख दो। तो 0 -2 0 -4। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं, ये आपको करके नहीं आना है, ये आपको रफ वर्क के लिए। ठीक है, तो 2R3, इस R3 में 2 का मल्टीप्लाई करो, इस R3 में सब में 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, पहले तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -6 आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, और 2 का -3 से होगा तो फिर से क्या आएगा, -6 आएगा। बीच में क्या है, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब देखो, अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस रो 2 में करो, रो 2 में करो। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई -2 से करूँगा तो क्या आएगा, -6 आएगा, है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 आएगा, है ना। अब इसका निकालो तो ये आ गया 0, और ये आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 माइनस का 6 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, 0, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा तो यानी कि -6। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा पूरा आ गया क्या, R3। तो लिख देते हैं R3, यानी कि 0 0 2, ये प्लस का आएगा, एक सेकेंड,
ये आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 6 ये हो जाएगा प्लस का 6, तो ये आएगा प्लस का 6। ठीक है, अब इसके आगे हम लिख देते हैं जो हमारे अननोन्स थे, यानी कि एक्स वाई और जेड, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मुझे देखो, अगर इसको हमने ऐसा क्यों किया, ताकि इसका एलिमेंट जो है जेड के इक्वल हो। ये 0 0 हो गया तो इससे मतलब कोई है नहीं, तो ये जेड के इक्वल हो जाए, और ये जेड की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अब इस y की वैल्यू इसमें डाल देंगे और z की वैल्यू भी इसमें डाल देंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। ठीक है, ताकि इसकी हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करें तो y मिल जाए, और y को इसमें पुट करें और x को z को पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाए, इसलिए हम ये करते हैं। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, z के इक्वल इक्वेट करना है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, z से, यानी कि 2z इक्वल्स टू 6, ये मल्टीप्लाई होगा ना 2z इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ से 2 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो z इक्वल्स टू क्या आ गया, z इक्वल्स टू क्या आएगा 3, तो z की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 3। अब सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे z तो 0 है, ठीक है, अब z क्या है 0 है, तो यहाँ पे पुट करने की कोई वैल्यू पता नहीं। अब यहाँ पे देखो y क्या आता है, y को देखो -2y इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, यानी कि y इक्वल्स टू आ रहा मेरा 2। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी 2। अब देखो y z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब इसमें x में पुट कर दो। ठीक है, x हमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, यही तो दिया है x। अब इसमें x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो और आंसर निकालो। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो x हमें निकालना है ना, x हमें निकालना है, y हमें पता है 2, और हमें z भी पता है 3, और ये क्या है 6। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक हमें क्या मिला, एक हमें ये मिला, एक हमें ये मिला y, और एक मुझे ये x इक्वल्स टू 1 मिला। तो इस तरीके से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम कर्व फिटिंग करेंगे। तो कोई इजी सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें करने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो सपोज ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, देखते हैं, थोड़ा इसका साइज कम करते हैं, थिकनेस। ओके, हाँ, तो ये है 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 5। ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, थर्ड इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 5। आपको देखते ही बता देना चाहिए इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। तो नंबर ऑफ अननोन कौन कौन से है, x1 है, x2 है और x3, यानी कि 3 नंबर ऑफ अननोन्स हैं। अब इसके कांस्टेंट टर्म भी निकाल लो और मैट्रिक्स बना दो। तो मैं कांस्टेंट टर्म निकाल करके और मैट्रिक्स बना देता हूँ। स्टेप यही तो होता है हमारे स्टेप। तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा 1, नहीं, तो सबसे पहले तो मैं बोला था तुमसे जो 1 जिसमें ज़्यादा हैं पहले उसको लिखो, तो इसमें 1 ज़्यादा हैं तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 1 4। ठीक है, और ये मेरा 5 आ गया इसी के साथ। ठीक है, अब इसको लिखो। ठीक है, इसमें थोड़े 1 कम है तो इसको लिखो 1 2 3 और 4। अब इसको लिखते हैं तो ये क्या आएगा 2 4 3 और 5। ठीक है, अब इसके अननोन कितने हैं, x1 x2 और x3, ये थे अननोन्स। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना होगा, वही सेम ऑपरेशन लगाना होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा,
सेम कंडीशन, हम क्या लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे और R1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर ये सारे ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हम सिंपली हम x3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे और वो जो x3 की वैल्यू आएगी वो हम सीधा इसमें पुट करके और यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x2 और x3 की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पे x2 और x3 की वैल्यू पुट करके हम क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। तो ये पूरा मेरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसको 0 बनाएंगे, सबसे पहला प्रोसेस। तो अगर मुझे इसको 0 लगाना है तो ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे हम लगा रहे हैं R2 माइनस R1, ठीक है। अगर 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको थोड़ा स्मॉल साइज में लिखते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही R3 पे भी लगा दो। तो R3 यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर ऊपर R1 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस 2R1, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप अब आपको रेफर करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देखो R1 तो सब में सेम रहेगा, R1 को तो टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो R1 को तो मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब करते हैं इसको 0। तो पहले तो R2 यानी कि 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 0। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, सिंपल सी बात है। अब देखो 1 में से 2 अगर जाएगा तो 1 में से अगर 2, इसमें से 2 में से 1 जाएगा ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। अब 3 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा, है ना। और ऐसे ही सेम 4 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे -1 यहाँ पे बचेगा, है ना। अब देखो ऐसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इसमें सब में क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया तो क्या होगा, 0, ठीक है। आपको दिमाग में कर लेना। तो अब फिर उसके बाद 2 यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो हम लेंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ पे आ गया क्या, 3 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, -5। 3 में से 8 जाएगा तो बचेगा -5। और ऐसे ही 10 में से 5 जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 5, ठीक है। तो इसको मैंने ये ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको अगर मुझे 0 बनाना है, इसको अगर 0 बनाना है तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो ऑपरेशन लगाएंगे R3 पे, हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो R3। अब मुझे इसको 0 बनाना है तो मैंने बोला था जब भी हम 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे इस वाले टर्म पे, मतलब कॉलम 2 पे अगर हम लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, R2 की हेल्प लेंगे, यानी कि R3 और माइनस कर देंगे 2R2 से। अगर मैं यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से 2 माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब देखो जब ऑपरेशन लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 तो सेम रहेगा, 1 1 4 और 5। अब R2 भी सेम रहेगा, 0 1 -1 और ये भी -1। अब देखो R3 पे मैंने ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। 3x3 इक्वल्स टू क्या आ गया, -3, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया तो ये x3 इक्वल्स टू आ गया 1, है ना। अब ऐसे निकालेंगे x2, तो x2 माइनस क्या 1, x2 की जगह डाला है 1 इक्वल्स टू क्या, -1। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1 + 1, तो -1 + 1 यानी कि 0। तो x2 आ गया मेरा 0, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही x3 x1 भी निकाल लेंगे। तो x1 इक्वल्स, हाँ x1 प्लस x2 प्लस 4, है ना, इक्वल्स टू 5। तो देखो यहाँ से x1 क्या आ गया, 5 - 4, यानी कि x1 जो आया मेरा वो कितना है, 1। तो ये मेरा हो गया
आंसर। ये आ गया x1, ये आ गया क्या x2 और ये आ गया मेरा x3। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे कर्व फिटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में अब करने जा रहे हैं कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग को समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, उससे ही हम कर्व फिटिंग समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व फिटिंग में ना आपको इक्वेशन दी होगी और कुछ पॉइंट दिए होंगे। क्या दिया होगा? पहले इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, सपोज ये कोई एग्जांपल है। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है और इसमें क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये कोई इक्वेशन दी रखी है और इसके कितने पॉइंट दिए हैं, इसके पॉइंट दिए हैं, कुछ पॉइंट्स गिवन है। सपोज -2, 20 और 1, 5 और एक और पॉइंट दिया है, एक और पॉइंट दिया है 3, 25। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू हमें पॉइंट दिए हैं इसमें पुट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज कैसे, देखो सपोज जैसे ए है। ठीक है, ये पॉइंट उठा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले रहे हैं अभी, इसमें ये पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह हम रखेंगे क्या, x की जगह क्या रखेंगे -2 और y की जगह हम क्या रखेंगे 20। समझ में आया? c को हम ऐसे छोड़ देंगे। तो हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह मैंने रखा क्या -2 प्लस यहाँ भी x है तो यहाँ पे रखेंगे 2 -2 और ये c ऐसे ही रहेंगे, इक्वल टू y हमारा कितना है 20। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में हमें क्या रखना है, सेकेंड पॉइंट रखना है, यानी कि x की जगह रखना है हमें 1 और y की जगह रखना है 5। ठीक है, तो रखो x की जगह मैंने 1 रखा प्लस y की b, यानी यहाँ भी है x तो यहाँ भी रखेंगे और y की जगह हम क्या रखेंगे 5। थर्ड इक्वेशन चलते हैं। थर्ड पॉइंट पर हम बोलता है ये मेरा क्या है x है और ये मेरा क्या है y है। ठीक है, तो x की हम क्या रखेंगे 3, तो हमने रख दिया 3 का स्क्वायर प्लस b, यहाँ भी आएगा 3 प्लस c और y हम क्या रखेंगे 25। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो सॉल्व अगर मैं करता हूँ इनको, तो पहला अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा -2 2 जो 4a है ना, -2b प्लस c इक्वल्स टू 20, पहला इक्वेशन। दूसरा सॉल्व करता हूँ तो दूसरे में आएगा a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 5। तीसरा देखते हैं 3 3 9, यानी कि 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू 25। तो ये मेरा 3 इक्वेशन आ गए। अब इस 3 इक्वेशन में आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि कितने अननोन है, एक ये है, a है, b है और c है। यही मुझे इसमें फाइंड करना है। फिर जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू सीधा उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, a, b और c की वैल्यू। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कर्व फिटिंग। बाकी इसमें सारा सब कुछ, अब यहाँ से तुम्हें सब कुछ ही गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो हमें जो अभी मिला था इक्वेशन, तो उसमें 1 1 जो था उसको हम ले रहे हैं फर्स्ट रो पे। ठीक है, तो 1 1 ले लेते हैं फर्स्ट रो पे, 1 1 और 1 और ये आया था 5 शायद। ठीक है, और सेकेंड आया था 9 3 1 25 और 4 -2 1 20। ठीक है, ये आया था। अब इसमें अननोन कितने थे, a, b और c, यही मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑपरेशन लगाना होगा। ऑपरेशन लगा करके क्या करना होगा, इसको 0 बनाना होगा। इसको 0 अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस कॉलम के इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना होगा और इस सेकंड कॉलम के इस एलिमेंट को 0 बनाना होगा। अगर इसको मुझे 0 बनाना है तो कई बार बता चुका हूँ, अगर इसको मुझे 0 बनाना है तो R1 की हेल्प लेंगे और इसको अगर 0 बनाना है तो मैं R2 का हेल्प लूँगा।
तो सबसे पहले मुझे इसको जीरो बनाना है, तो हम क्या लेंगे, R1 की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे R2 पे ऑपरेशन और R3 पे ऑपरेशन, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। तो R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, क्या, R2 माइनस 9R1, ठीक है। और ऐसे ही लगाएंगे R3 पे ऑपरेशन, क्या, R3 माइनस 4R1। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, तो देखो अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो क्या, फर्स्ट तो सेम ही रहेगा सबके लिए, ठीक है। अब इसको अगर ऑपरेशन लगा देते हैं तो क्या आएगा, 0, ये आएगा -6, ये आएगा -8, हाँ ये आएगा -8, ये आएगा 20, ठीक है। ये आएगा 0, ये आएगा -6, ये आएगा -3 और ये आएगा 0, ठीक है। अब मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब मुझे इसको 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, ठीक है। तो देन सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, R3 को हमें अगर 0 बनाना है तो किसकी हेल्प लेंगे, R2 की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इसको, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 6 से डिवाइड देता हूँ तो क्या आएगा, तो भी ईजी हो जाएगा। अगर बाकी डिवाइड नहीं देना चाहते हैं तो हम सीधा इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे सीधा R3, और अगर मैं प्लस कर देता हूँ, नहीं प्लस नहीं माइनस ही करो, -R2। तो इस बार इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इसको माइनस करता तो क्या आएगा, 1 1, देखो यहाँ पे रफ वर्क में करते हैं, ठीक है। तो R3 क्या था, 0 -6 और -3 और 0, इसमें हम माइनस कर रहे हैं क्या, R2, यानी कि 0 -6 और -8 और -20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि 5 बच जाएगा, प्लस का 5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1 1 1 कॉलन 5 और 0,6,8 कॉलन 20, और ये मेरा क्या आ गया, R3। तो ये मैं लिख देता हूँ 0 0 5 कॉलन 10। अब देख पा रहे हो यहाँ से मेरा ये अपर ट्रायंगुलर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हम सीधा इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। अब मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ किसके इक्वल, A B और C के इक्वल। तो मेरी C की वैल्यू क्या आ गई, 5C = 10, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल रखो B के, और C की वैल्यू इसमें पुट करो। तो अगर मुझे इसके इक्वल इसको रखना है, ठीक है, तो B की वैल्यू इसमें रखो -6B -8, C हमारा क्या था 2 = -20, ठीक है। तो यह आ गया -6B -8 16 = -20, है ना, ये मेरा है B। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ गया -6B = -20, और ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 16। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल रही -4 और -6B। तो यहाँ से B की वैल्यू आ रही, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 4/6 यानी कि 2 2 या 4 और 3 3 6, यानी कि B की वैल्यू आ गई 2/3। ये आ गई B की वैल्यू, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ, यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब निकालते हैं C की वैल्यू। C की वैल्यू निकालेंगे तो सबको रख देते हैं, यानी नहीं A की वैल्यू निकालेंगे ना, C की वैल्यू निकाल लिया, C की वैल्यू निकालनी है तो A की वैल्यू निकालेंगे, A + B + C = क्या है, 5, है ना। तो A B हमारा कितना आ गया था, 2/3, C हमारा कितना है 2 = 5। यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लो, तो यहाँ से A प्लस, नहीं एलसीएम नहीं, सब पहले तो सबको उधर भेजो, A प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा, -2 -2/3, है ना, -1 -1,
अब इसका एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 3 5 जा 15 माइनस 3 2 जा 6 और यहाँ पे आएगा 2, ये आ गया ए। तो ये ए की वैल्यू हम देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 8 यानी कि ये आ जाएगा 7/3, ऐसा कुछ आएगा। तो इस सिस्टम से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ए की वैल्यू निकाल दिया, बी की वैल्यू निकाल दिया। अब जो इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल्स टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें यहाँ पे आप x की वैल्यू, a की वैल्यू डालेंगे, फिर डालोगे b की वैल्यू और फिर डालोगे c की वैल्यू, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कर्व फिटिंग। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, और उसमें रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।